हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में सबसे बेसिक लेक्चर, यानी कि फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फिजिक्स में अप्लाई होने वाली कुछ बातें, और उसको हम लोग कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स मतलब अगर ये आपको आती हैं तो फिजिक्स में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कई सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे, कई सारे डेरिवेशन ऐसे होंगे जहां पर इन सब चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो वो करते हुए आप अटकेंगे नहीं, और अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो उस पॉइंट पे आकर आपको वो चीज या तो रटनी पड़ जाएगी और उस पॉइंट के आगे फिर वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट है मेंसुरेशन। यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूले देखेंगे। अलजेब्रा, यहाँ पे हम लोग अगेन कुछ फॉर्मूले देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं। ये जो पार्ट है तुम्हारा 1, 2 एंड 3, ये बेसिकली 10 से उठाए हुआ है। ये जो 3 पार्ट है तुम्हारे, ये तुम्हारे 10 से उठाए हुए हैं। जिसने 10th 9th अच्छे से कर रखी है, ये सारे फॉर्मूले वहां से आएंगे। बाइनोमियल थ्योरम तुम कुछ नया पढ़ोगे, लॉग थोड़ा सा कुछ नया जानोगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी काफी सारी चीजें तुम्हारी 10th की हैं, कुछ बातें और नहीं जान जाओगे। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये पार्ट बिल्कुल नया होगा तुम लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इन सब चीजों में हमें क्या क्या चीजें जाननी है जो कि हमको फिजिक्स को समझने में काफी हद तक हेल्प करेगी। एक और चीज बता दूं बच्चों, मैं आप लोगों को जितनी बातें मैं यहां पे करूंगा वो आपको 11th 12th और नीट इन 3 कोर्सेज को करने के लिए सफिशिएंट है। अगर आप जाओगे IIT जी या बहुत एडवांस लेवल के, मैं उस लेवल में बात नहीं करूंगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर इन सब चीजों में बहुत थोड़ा एडवांस लेवल चले जाते हैं। जितनी बातें हम यहाँ करेंगे बेसिक, वहां पे आप 11th 12th और नीट लेवल को बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, और जितना बता दूंगा उससे ज्यादा एडवांस लेवल यहाँ पे आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना उस एडवांस लेवल से तुम्हारा कोई क्वेश्चन आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं मेंसुरेशन से। ओके, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने शुरुआत करी है, कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले तुमको थ्रू आउट द फिजिक्स यूज हो सकते हैं। ये फॉर्मूले हमेशा यूज नहीं होंगे। देखो, ये सारी चीजें 9th 10th में तुम लोग कहीं ना कहीं इनको कवर कर चुके हो। अब इसको करना क्या है, मैं ये नहीं कह रहा है कि इसको बिल्कुल याद कर लो, 99-95% तुमको ये चीजें याद होंगी, लेकिन हाँ, इसको कहीं पे लिख करके सामने जहां अपना स्टडी टेबल है वहां पे लगा लो। क्यों? क्योंकि अभी जब शुरुआत करोगे ना तो कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला रैंडम यूज हो जाएगा और अप्लाई हो जाता है। तो मेंसुरेशन में अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा यूज होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr²। r क्या है यहाँ पर? r इज द रेडियस, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। Then surface area of sphere 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। वॉल्यूम एक स्फीयर होगा, ठीक है, उसका ऊपर के सरफेस की बात करेंगे हम लोग, वो सरफेस एरिया हमारा कितना होता है? 4πr²। अगेन यहाँ पर r क्या है? रेडियस है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में 4/3πr³। अगेन यहाँ पे r क्या है? रेडियस है। इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले रैंडमली यूज होते रहेंगे, ध्यान रखना इनको। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, कंबाइंड है। मतलब सिलेंडर कैसा होता है, अगर इस पेन को देखें हम लोग तो ये कर्व सरफेस हो गया इसका, और ये साइड की चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा टोटल, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब अगला बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ये जो साइड में 2 पार्ट है इसके, इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल जो कर्व्ड सरफेस है दिस वन, इसको केवल काउंट करोगे तो ये सरफेस एरिया कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πrh। h यहां पर क्या है, ये सिलेंडर है तो h यहां पर क्या है, इसकी हाइट हो जाएगी, और r क्या है, इसका रेडियस हो जाएगा। ये जो यहां पे इसका सिलेंडर का रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा? r, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ये सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और क्योंकि यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर में उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है तो L² बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहां पे भी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती हैं तो हम यहां पर L³ कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू L², जो साइड का स्क्वायर और 6 साइडें होती हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल है, सबको पता होगा ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ये भी पता होगा सबको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ। ट्रेपेजियम कैसा होता है बच्चों, याद है ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता है, ये इस टाइप से। तो ये ट्रेपेजियम हो गया। ये दो पैरेलल साइड होती है इसकी, ये दोनों क्या कहलाती हैं, पैरेलल साइड, और ये दो पैरेलल साइड के बीच की हाइट, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये 1 और ये 2, इन दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग h बोल देते हैं, और इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर पैरेलल साइड ये a मान लें, इसको b मान लें, तो फॉर्मूला ये हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है, हाफ इंटू h इंटू a प्लस बी। ये शॉर्ट फॉर्म में तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। हाफ इंटू h इंटू a प्लस बी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड है। तो मेंसुरेशन में एरिया में जब एरिया वॉल्यूम निकालना होता है तो हमको फिजिक्स में हमारा लगभग इससे काम हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं, कोन वगैरह का आता है, लेकिन जो मैंने बात बोली थी यहाँ पे 11th 12th और नीट, कोन उनकी इन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जाम है तो वहां पे जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो बच्चा 11th 12th और नीट के लिए फोकस है उसमें इतने फॉर्मूले से काम हो जाएगा, इससे ज्यादा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा की बात करें अगर, तो अलजेब्रा में हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसको अगर हम गौर से देखें, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं जाकर के जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की वो लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, एडवांस इन द सेंस थोड़ा सा टफ लेवल लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला कई जगह यूज हो जाता है। अब देखो a माइनस बी को खोलेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो 2ab कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 2ab। ये बात समझ में आ रही है। तो यानी कि इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, ये बात तुम लोगों को अपने दिमाग में डालनी है कि इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, और ये यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं आगे जाकर के। हर जगह यूज नहीं होगा, देखो कहीं जाकर के यूज होगा, क्योंकि ये कैसे आया ये पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको अगेन मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ये 2ab कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 2ab। अगेन मेरा फॉर्मूला यही आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिर जो थोड़ा सा और आगे जाए तो हमको एक फॉर्मूला यूज करने को मिलेगा 11th क्लास में ही, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये याद कर लेना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, ये पार्ट सेम रहेगा, इसको अगर मैं खोल दूं तो a से a का स्क्वायर 3a स्क्वायर b, और b से b का स्क्वायर तो 3ab स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब की बात करूं अगर मैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, जहां जहां प्लस था सब जगह माइनस हो गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस तो 3ab स्क्वायर। तो अलजेब्रा में बहुत ज्यादा वो नहीं है, ज्यादातर हमारा इतने से काम हो जाएगा, इन 3 से, ठीक है। ये दोनों रेयर केस में यूज होते हैं, तो ये 3 तुम्हें याद होने चाहिए। ये भी याद हो तो अच्छी बात है, वरना जब यूज होने में आ जाए तो फिर पक्के से याद कर लेना इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कई बार यूज होगी, पता होगा तुमको, जब इस तरह की फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, या किसी इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। तो 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है जब इसके फैक्टर नहीं टूटते हैं, और तो हम ऐसा ये चीज यूज कर लेते हैं, और जब ये फैक्टर में टूट जाता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लें अगर, जैसे कि 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 5 6 30, ठीक है। तो 30 की वैल्यू देखें तो कहां से आएगी, 7 5 30 होगी, तो इसको मैं क्या तोड़ लूंगा, 7x माइनस 5x, तो ये तो ब्रेक हो गया, याद आ रहा होगा। इसको इस तरह से करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लेंगे और हम लोग अपना इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये इस तरह से फैक्टर में नहीं टूट पाता है तो हम लोग यूज करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी कहीं ना कहीं बीच में अगर यूज होगी तो ये फॉर्मूले तुम लोगों के दिमाग में होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी मेंसुरेशन में। देखो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, टीचर्स बोल सकते हैं कि बहुत सारे हैं, बच्चे बोलेंगे हमने इतना याद कर लिया, लेकिन इतने से ही तुम्हारी फिजिक्स हर जगह 11 12 इवन नीट में इतने फॉर्मूले से तुम्हारे लगभग जहां जहां पे यूज होने हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में कहीं पे, इतने ही फॉर्मूले से तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल हर चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इतने ही फॉर्मूलों का यूज होता है, इससे ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो
लॉगरिदम का यूज होगा, फिजिक्स में भी होगा और केमिस्ट्री में भी होगा। लॉग सॉरी लॉग किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है देखते हैं इसको। और लॉग की वैल्यू बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में तो एक बार को हो सकता है मिल जाए, बट नीट के एग्जाम में लॉग की वैल्यू नहीं आती है। अब हम उसको कैसे लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे, और देखते हैं कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। तो अब लॉग से मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, कोई वैल्यू है, इसका एक एग्जांपल लें अगर हम लोग log m इंटू एन, यानी कि कोई वैल्यू है तुम्हारे पास log 2 इंटू 3, तो इसको तुम लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। और log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.477। ओके, लेकिन मसला कहां फंसेगा कि जैसे मान लो सपोज अब तुम्हारे पास कोई वैल्यू है, हमारे पास है log 72, तो log 72 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है एग्जाम में, नीट के एग्जाम में नहीं दे रखी है। तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, log 72 को हम लोग लिख सकते हैं log 8 इंटू 8 इंटू 9 या 9 इंटू 8 है ना, 8 9 जा 72। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं log 8 प्लस log 9, आसान हो गया। अब 72 को हमने तोड़ लिया, 99% केस, बल्कि ये मान के चलो जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा ना जहां पे लॉग की वैल्यू नहीं होगी, तो वहां पर वो पक्के से इस तरीके से टूटेगा, ध्यान रखना गारंटेड टूटेगा वो, तो तुम्हें तोड़ना आना चाहिए। तो log 8 की वैल्यू ये और log 9 की वैल्यू ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो log 625 आ गया, क्या करोगे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन क्या आ जाएगा ये log 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 625। अब जरा यहां पे ये देखो, यहां से हम लोग इसको देखते हैं, जो चीज पावर में होती है वो चीज उठ करके log के आगे आ जाएगी, यानी कि 2 क्या होगा आगे आ गया और log 25 रह गया केवल यहां पर। अब इस 25 को मैं क्या कर सकता हूं 2 log 5 इंटू 5, और क्या कर लूंगा अब 2 log 5 प्लस log 5, या फिर मैं अगेन इसमें क्या कर सकता हूं 5 का स्क्वायर कर दूंगा यहां पर। इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं log 5 प्लस 5, log 5 की वैल्यू रख करके यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, या इसको मैं यहां पर 5 का क्या कर सकता हूं, इसको एक और तरीके से क्या लिख सकता हूं 2 log 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर फिर आगे आ जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 log 5। तो कितना आसान हो गया, 625 की वैल्यू हमने बिना लॉग टेबल के क्या कर ली, सॉल्व कर ली। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, log 1 से लेके log 10 की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब बच्चे अगर सर ये वैल्यू कैसे याद करें, शुरुआत में कोशिश करो 1 डिजिट याद करो, फिर 2 डिजिट इनफ है। 2 डिजिट याद करने के बाद आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सारे सॉल्व हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अपने 4 ऑप्शन में से नियर अबाउट पहुंच जाओगे, अपने आंसर को टिक कर ले जाओगे। तो देखो कितना सिंपल है, यहां पर इसको देख लेते हैं। 1 की वैल्यू 0 है, 2 की वैल्यू 3 है, ध्यान दो 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 6, यहां थोड़ा सा जंप हुआ, या फिर हम कह सकते हैं 2 का ये कितना है ट्वाइस है, 4 2 का दुगना होता है, तो यहां पर जैसे हम इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6020। तो 4 में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेंगे हम लोग, इसमें ट्विस्ट है। बाद में 2 की 3, 3 की 4, 5 की 6, 6 की 7, 7 की 8, 8 की 9 और 9 की 9.95। अगेन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, और 10 की 1। ठीक है, देखो 2 जगह ट्विस्ट आ गया। 4 में वैल्यू क्या है 0.6, 4 में वैल्यू कितनी है 0.6 आ गई। हम उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 का 4 दुगना होता है, तो यहां से ये आ गया, इसमें इंटू 2 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
अब उसके बाद 5 की 0.6, 6 की 0.7, 7 की 0.8, 8 की 0.9, एक एक इंक्रीमेंट करने के साथ, और 9 की, क्योंकि अब 9 की 10 नहीं हो सकती है तो 0.95, इसमें 5 और बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस याद हो जाएगा। और अब ये बहुत आसान हो जाएगा, log 8 की वैल्यू 0.9 और log 9 की वैल्यू 0.95, दोनों को प्लस करेंगे और इसके साथ तुम चेक करोगे तो देखोगे आंसर हमारा अप्रॉक्सीमेट में नियर अबाउट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हमारे दिए हुए log की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि m इंटू एम की फॉर्मेट को हम इस तरह करना है। ठीक है, डिवाइड की फॉर्मेट में अगर कोई चीज है, सपोज log 2/3 है, तो इसमें हम लोग काट सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या करेंगे, log 2 में से माइनस log 3। अब log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3, log 3 की वैल्यू पता है 0.4, माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। पावर की टर्म को ध्यान रखना है, पावर उठ के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, और ये हमारा सिंपल हो जाता है। अब ये जो चीज है, ये डेरिवेशन में कई जगह तुम लोग देखोगे इसको और यूज होगी, log EX कह लो इसको, ठीक है ना, log पे बेस E है, या इसे LN नेचुरल लॉग कहते हैं इसको हम लोग। इसको जब हम लोग log बेस पावर 10, यानी कि हमारी बुक्स वगैरह में जो log की वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू log बेस पावर 10, log बेस पावर बहुत होती है, 2 होती है, 6 होती है, अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में, हमारी कैलकुलेशन के लिए log बेस पावर 10 का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस नेचुरल लॉग को हम लोग log बेस की पावर 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ln x या log x कन्वर्ट होता है 2.303 log 10x। अब इस log की वैल्यू को हम यहां से फिट कर सकते हैं। अगर ये log x है तो हम ये वैल्यू को यहां से नहीं देख सकते हैं, इसकी वैल्यू अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इस्तेमाल जब हम लोग आगे देखेंगे, हो सकता है अभी जो पहली बार बच्चे इसको देख रहे हो, 11th में पहली बार आए हैं, ये बात उनको समझ में ना आ रही हो, कोई बात नहीं है, डेरिवेशन आगे आएंगे, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो log का ये बेसिक फंडा है, दिमाग में फिट रखना है किस तरीके से log का यूज किया। log में वैल्यू 1 से लेकर 10 तक आपको याद होनी चाहिए। अभी शुरुआत है, अगर कर रहे हो तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट याद कर लो और धीरे धीरे पॉइंट के बाद दो दो डिजिट तक याद कर लो। 2 डिजिट तक याद हो जाएगा, log की सारी टर्म्स तुम्हारी क्या हो जाएंगी, ओके हो जाएंगी। लॉगरिथम के बाद एक चीज और आती है हमारे पास, बाइनोमियल थ्योरम। क्या है ये बाइनोमियल थ्योरम, देखते हैं हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो फुल डिटेल में लेके जाएंगे, पूरा वो पढ़ेंगे, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो एक चीज को समझें कि बाइनोमियल थ्योरम भी हमारा कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बनाई गई है। क्या कहती है बाइनोमियल थ्योरम, फोर्थ बाइनोमियल थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे बीटी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है, जैसे कि सपोज मैं एक डिजिट ले लूं, बताओ 0.99 का अंडर रूट क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, 1 में से माइनस 0.01, ठीक है ना, 1.00 माइनस 0.01, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1099, ठीक है। और यहां चाहो तो मैं इसको ऐसा कर लूँ अब रूट, और चाहूँ तो इसको मैं 1 माइनस 0.01 ऐसा कर लूँ, कोई दिक्कत, कन्वर्ट करना आता है, रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, अब यहां पर जो हाफ है ना, इसको मैं एक जनरल भाषा में n ले लेता हूं, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम कहती क्या है कि अगर कोई वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है 1 में से माइनस x और यहां पावर लगी हुई है n, और ये जो x है ना, यहां पर x का काम कौन कर रहा है, ये 0.01, ये x इस 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, देख सकते हैं ना, बहुत छोटा है। ये जो x है इस 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो अब हमको यहां पर जो सपोज यहां पर जो वैल्यू दे रखी है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम ने इसको सॉल्व कर दिया। वो क्या कहती है, ऐसी सिचुएशन में इस n का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप आगे, यानी कि ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा 1 में से माइनस nx, सॉल्व हो गया। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 में से माइनस 1/2 इंटू 0.01, ये मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। आप लोग इसको चेक कर सकते हो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 में से माइनस, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.0
0.005 माइनस करके देख लो इसको, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.99 और 5। जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0.99 का जो रूट है वो कितना आएगा, 0.995 के अप्रॉक्स आएगा या लगभग इतना ही आएगा। तो बायनॉमियल थ्योरम भी हमको एक तरीका बताती है, एक चीज देती है कि किस तरीके से, मान लो अब इस तरह से कोई वैल्यू है हमारे पास 100 में से -0.02 और पावर लगी हुई है यहाँ पर 5। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 5 लग गया है, क्या करें इसको, मतलब बच्चा क्या करेगा, इस 0.02 को इसमें से घटाएगा, ठीक है ना, वैल्यू कितनी आ जाएगी 99.98, ठीक है। फिर इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, बहुत लेंथी हो गया वो। बायनॉमियल थ्योरम जिसको अप्लाई करनी आती है वो सिंपली क्या करेगा, 100 में से -5 × 0.02 खत्म। तो 100 में से माइनस ये कितना आ गया 0.1, आंसर कितना आ गया ये 99.9। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बायनॉमियल थ्योरम हमको क्या कहती है, एक सहूलियत देती है, एक तरीका बताती है कि इस पावर, लंबी पावर वाले टर्म्स को, और अगर ये वाला टर्म बहुत छोटा है, यानी कि ये x की टर्म बहुत छोटी है, बहुत छोटी x की टर्म, तो किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम याद रखेंगे। कई बार अब सब बोलेंगे बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, सीधा इसका मल्टीप्लाई आगे करके इसको हम सॉल्व कर दिया करेंगे। तो समझ जाओ इसको अब, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किस हिसाब से और कैसे फिजिक्स में यूज होगी। देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, चीजें कुछ नहीं है, अप्लाई होंगी, सीख लो इसको और बस अप्लाई करते चलो। नहीं सीखोगे तो क्या होगा, जब कहीं बीच में आकर के अप्लाई होगी ये, तो क्या होगा, तुम लोग ताकोगे इधर उधर, जिस बच्चे ने पढ़ रखा वो फटाफट करेगा और तुमको वो चीज समझ में नहीं आएंगी। तो सीख लो इसको। देखते हैं क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री, हमको बहुत अच्छे से पता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल का, या ये कह लो कि हमको एंगल को मेजर करना होता है। अब दो तरीके हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर हम बात करें, एक हमारा आता है सर्कुलर सिस्टम, समझ लेना इसको बच्चों बहुत कायदे से, और एक होता है हमारा ट्रायंगल सिस्टम कह लो। ट्रायंगल सिस्टम तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते चले आ रहे हो। ट्रायंगल सिस्टम क्या है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, ये थीटा है, तुमको थीटा निकालना है, वैल्यू पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के साथ वाला ही हमेशा क्या कहलाता है, बेस कहलाएगा। ध्यान रखना, थीटा के साथ वाला, थीटा के साथ में जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, बेस। अगर ये थीटा यहां ना दे करके यहां दे रखा हो थीटा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। इसमें ही बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि बेस किसको लें और परपेंडिकुलर किसको लें, तो दिमाग में डाल लो। अभी इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो ये है हमारा ट्रायंगल सिस्टम, पढ़ते आए हैं बहुत अच्छे से। सर्कुलर सिस्टम के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज है, बहुत ज्यादा नहीं होगी। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, अगर यहाँ पे हमें कोई थीटा फाइंड करना है तो हमारे पास एक सर्कल होगा, ठीक है, और सेंटर से अगर हम मेजर करें कोई चीज हमारी यहां से लेके ये x डिस्टेंस चल गई है, ठीक है। तो अगर हम सर्कुलर में देखें गौर से, ये तो हो गया इसका लीनियर, ये जो थीटा इसने कवर किया है, सर्कुलर डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पर, ये इसका क्या है, रेडियस। तो शायद तुमको बहुत अच्छे से पता होगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, सर्कुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, x अपॉन आर, ये डिस्टेंस है। कहीं कहीं बुक में डिस्टेंस को यहाँ पर जो मान लो x मान लो, l मान लो, l अपॉन आर कर लो। तो जो आर्क अपॉन रेडियस है क्लास, इस सर्कुलर सिस्टम में जो थीटा नापते हैं, इसकी SI यूनिट मौजूद है, और इसको हम लोग नापते हैं रेडियंस में। किस में नापते हैं, रेडियंस में, और शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं रेडियन। ये डिग्री है, ठीक है ना। डिग्री जो है
हमारी एसआई यूनिट में नहीं आता है, रेडियन हमारी क्या है, एसआई यूनिट है। ये बात समझ में आई। जब सर्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने थीटा कितना कवर किया, कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है, उसको जब मेजर करते हैं तो हम रेडियन का सहारा लेते हैं, तो रेडियन उसकी यूनिट कहलाती है और वो बनता क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं इसमें अब आगे क्या हमारे पास। अगर हम लोग डिग्री, ठीक है, अगर इसको हम गौर से देखें, इस सर्कल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो गौर से देखें तो ये पूरा सर्कल, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक 180 और ये वापस आया 360, ये पूरा कितना हो गया, 360 डिग्री। और हमको एक चीज पता है, 180 इक्वल टू कितना होता है, पाई। फिर से 180 कितना हो गया, पाई। तो डिग्री और रेडियन की बात करें अगर हम लोग, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो डिग्री में और रेडियन में जो आपस में हम लोग इक्वेट करते हैं, कन्वर्जन कई बार फैक्टर यूज होगा हमारा, तो डिग्री को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट क्या करेंगे। ये जो पूरा जो पाई की टर्म यूज करते हैं ये रेडियन में इस्तेमाल होगी, और डिग्री का टर्म नॉर्मल जो हम डिग्री पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल वाली बात को, तो डिग्री वाइज और रेडियन वाइज इस तरीके से ये इनका आपस में क्या रहेगा, कन्वर्जन रहेगा। अब यहां से हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अपॉन 360, और हम लोग कह सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। उल्टा कर सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां शिफ्ट हो जाएगी, और ये वैल्यू आती है हमारे पास 360 अपॉन 2 पाई। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू लमसम आती है, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 180 अपॉन पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 या 22 अपॉन 7। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.14 और 22 अपॉन 7 से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आएगी 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब ये कैलकुलेट करके आप लोग देख भी सकते हैं, अदरवाइज एज अ डाटा इसको याद कर लो तो सबसे अच्छा है। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसमें हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि मिनट और सेकंड का भी कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। वो मिनट और सेकंड का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं जरा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि 1 डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। अब बात करते हैं जो 1 डिग्री है, एक्चुअली डिग्री मैं आपको बता दूं एक्चुअली होता क्या है। हमको जब बहुत छोटे एंगल इस्तेमाल करने होते हैं, यानी कि 1 डिग्री अगर आप लोग बनाते हो, वो डी लेकर के इस टाइप से ना एंगल वाला होता है, ये इस तरह से यहाँ पे एंगल कटे होते हैं, और अगर आप मार्क करोगे तो इमेजिन कर लो, वो इतना छोटा बन नहीं सकता है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ। इमेजिन कर लो कि ये जो तुमने डिग्री बनाई, ये तुमने बनाई 1 डिग्री। कितनी बन गई ये, 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के जब तुम 60 हिस्से कर दोगे, कितने हिस्से, 60 हिस्से, 60 पार्ट्स, तो उसमें जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, तो 1 डिग्री के अंदर कितने पार्ट हो सकते हैं, 60, तो हमने क्या दिया उसको 60 मिनट, और उसमें सबसे छोटा होगा ना ये, दिस इज 1 मिनट, फिर उसके बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और फाइनली 60 मिनट। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट्स इक्वल टू, यहां पे हम लोग देखा था 1 डिग्री किसके बराबर था, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60। ठीक है, अब इसमें बहुत रेयर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन भलाई इसमें है कि 1 मिनट की जो रेडियन की टर्म में पूरी वैल्यू है उसको आप लोग याद कर लें। ठीक है, तो इसकी जो पूरी वैल्यू आती है वो आती है 2.91 इंटू 10 पे पावर -4, 2.91 इंटू 10 पे पावर -4 रेडियन।
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.91 into 10 पावर। ये आप याद कर लें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इस टर्म में भी आ सकता है हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व करने को इस टर्म में भी आ सकता है। अब देखो बात कर ली हमने 1 मिनट की, अब क्या करना है, इस 1 मिनट को मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, बड़ा बनेगा क्योंकि छोटा बन नहीं सकता, बहुत छोटा एंगल है वो। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एंगल है दिस इज 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के फर्दर मैं 60 हिस्से कर दूं, कितने हिस्से, 60 हिस्से कर दूं, तो सबसे छोटा हिस्सा आएगा वो कहलाएगा 1 सेकेंड, और फिर ये 2 सेकेंड, ठीक है, मिनट, मिनट के बाद सेकेंड, और धीरे धीरे करते 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 60वां सेकेंड। तो यानी कि इस 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड हो गए। और हमको एक चीज पता चल गई है, 1 मिनट के अंदर कितना रेडियन है, ये पाई अपॉन 180 इंटू 60, या फिर इसको ऐसा कह लें 2.91 इंटू 10 पे पावर -4 रेडियन। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। 1 डिग्री में कितना रेडियन था, और फिर उसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से अगर हम लोग 1 सेकेंड की बात करें तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसको सॉल्व करें 1 सेकेंड को, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 2.91 इंटू 10 पे पावर -4 अपॉन 60 रेडियन। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। और इसको जब सॉल्व करोगे पूरी तरीके से तो इसका आंसर जो तुम लोग पाओगे वो आएगा 4.85 इंटू 10 पे पावर -6 रेडियन। क्लियर है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेटर इस यही है कि हम लोग इसकी वैल्यूज को क्या कर लें, याद कर लें, ये वाली वैल्यू को। अब हमको इसमें समझना है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि मिनट का क्या मतलब है और सेकंड का क्या मतलब है। ये मिनट, सेकंड, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, ये आप लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, 11वीं की फिजिक्स में भी है और कई बार नीट में भी इसके छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बच्चा क्या करता है, इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको नोट कर लें, देखते हैं आगे। देख लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे हमको और क्या चीज मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे। सब लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले करके तुम लोग याद कर सकते हो। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन, कॉस और टेन। साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि जब किसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे तो हमको वहां पे सिर्फ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग जो भी वैल्यू है यहाँ पे फिट कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए 180 तक। 180 तक क्या, देखो 90 तक जो वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू यहाँ पे जा करके 120 की 60 के साथ, 45 की 135 के साथ, 30 की 150 के साथ और 0 की 180 के साथ, है ना, सेम होती है। बस जो साइन के केस होगा ये सब का सब क्या होता है, पॉजिटिव। ये सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। कॉस की वैल्यू ये भी यहाँ पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही यहाँ जाएंगे तो 120, जो 60 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 120 की होगी बट नेगेटिव। सेम कॉन्सेप्ट 10 में है, जो वैल्यू यहाँ पे होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे जाकर के वो वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। तो बात समझ में आ गई। 90 के बाद यही वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होती है। साइन के केस में ये वैल्यू दोनों तरफ, यानी कि चाहे 90 से पहले हो चाहे 90 के बाद हो, वैल्यू पॉजिटिव रहती है। कॉस के केस में नेगेटिव हो जाएगी, टेन के केस में भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार बीच बीच में न्यूमेरिकल में कई जगह फंसेगा, तो ये तो बिल्कुल याद कर लो। याद नहीं है तो अभी से ही इनको लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, ताकि जब भी इधर भागना ना पड़े और धीरे धीरे वैल्यू तुमको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, कोशिश करो विद इन मंथ आपके टिप पर ये बातें हो जाए। अब इसमें एक और चीज है, रिडक्शन फॉर्मूले। कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, है ना। ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। बायो वाले बच्चों को काफी दिक्कत रहती है, मैथ वाले बच्चों को तो 11th में आता है तो वो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो जाता है। तो देखते हैं आखिरकार जब इस तरह की चीजें आएंगी
90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, इसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करें और जाने। तो इसको मैं रब करता हूं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक पहले ग्राफ बनाता हूं, समझना इसको। ठीक है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, क्या मतलब हो गया इसका? जिन लोगों को याद आ गया बहुत अच्छी बात, जिन लोगों को याद नहीं आया कोई बात नहीं। ये मेरा 0 डिग्री, 0 से कितना चल गया 90, ये कितना हो गया 90, फिर 90 चला, ये कितना हो गया 180, फिर 90 चला, ये कितना हो गया 270, और फिर चला तो कितना हो गया ये 360, यानी कि ये पूरा घूम के आया तो वापस से क्या हो गया ये 360। और ये मेरी कैसी एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गई, और ये मेरी क्या हो गई वाई एक्सिस। अब ऐड शुगर टू कॉफी ये याद कराया गया होगा। एड्स का हम लोग केवल क्या ले लेंगे, ए, शुगर का एस, टू का टी और कॉफी का सी। ए का मतलब ऑल, हर किसी, साइन कॉस कॉसेक जो भी कुछ होगा, अगर वो उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो सबकी सब कैसी होंगी पॉजिटिव। 90 से 180 के बीच में सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू कैसी होंगी पॉजिटिव। 180 से 270 के बीच में सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव, बाकी सबकी क्या होंगी नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज है बताऊंगा मैं, अभी इसको समझते जाओ। और C मतलब कॉस, इससे इसके बीच में इसकी वैल्यू सारी कैसी होंगी पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, पहला केस है हमारे पास, बताओ साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगी। बच्चे लोग इसको रटते हैं कि इसको रट लें, रटना नहीं है, ये चीज समझो। यहां पर साइन 90 प्लस थीटा यानी कि ये वैल्यू मेरी कहां गिरी आकर के, यहां से 90 प्लस थीटा यानी कुछ यहां पे आ जाएगी, ठीक है ना। अगर वो 80 के पार होती, अब बच्चा कहेगा सर यहीं क्यों आएगी, यहां क्यों नहीं आ सकती। अगर 80 के पार होती, 180 के पार होती तो 180 प्लस थीटा बोलता वो, ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए 90 प्लस थीटा को हम इसी कॉलम में रखेंगे। अच्छा वैल्यू किसकी है, साइन की है, तो साइन की वैल्यू 90 प्लस थीटा यानी कि इस कॉलम में है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होने वाली मेरे पास पॉजिटिव होगी। कैसी वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब इसमें एक जो चीज हमको समझनी है, जब भी मेरे को वो 90 प्लस या 90 माइनस बोलेगा, यानी कि ये मेरा कहां पड़ रहा है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस 90 प्लस या 90 माइनस की बात करेगा, या 270 प्लस या 270 माइनस की बात करेगा। ये हमारे किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। ये हमारे किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज, क्या चीज चेंज करेंगे, साइन है, चेंज क्या करना है हमको, अगर साइन बोल रखा है तो उसको कॉस में बदल देंगे, कॉस बोला हुआ है तो उसको साइन में बदल देंगे, ठीक है। और tan बोला हुआ है तो उसको हम लोग कॉट में बदल देंगे, कॉट बोला हुआ है तो हम लोग उसको किसे बदल देंगे, tan में बदल देंगे। यानी कि इसको समझो थोड़ा सा, साइन 90 प्लस थीटा ये वाई एक्सिस पे है, तो वैल्यू तो मेरी पहली चीज तो क्या आने वाली है पॉजिटिव आने वाली है। ये मैंने कहां से पकड़ा, इस साइन से पकड़ा, और प्लस 90 प्लस थीटा से मैंने वैल्यू पकड़ी पॉजिटिव। और 90 प्लस ये 90 है, ये 90 मेरा किस पे है वाई एक्सिस पे है, यानी कि चेंज होगा। यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वैल्यू आ जाएगी प्लस की, यानी माइनस साइन नहीं आएगी, कॉस थीटा। क्या आ जाएगी कॉस थीटा। फिर से बता रहा हूं समझो इसे, साइन ये पूरी वैल्यू, ठीक है, ये साइन है प्लस 90 प्लस थीटा है, तो साइन है और 90 प्लस थीटा यानी कि इस कॉलम में आने वाला साइन की वैल्यू कुछ, इस कॉलम में साइन की वैल्यू कुछ आएगी तो वो कैसी होगी पॉजिटिव, यानी मेरा आंसर कैसा होने वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब 90 है, 90 मेरा किससे पड़ता है वाई एक्सिस से पड़ता है, ठीक है, 90 मेरा किससे पड़ता है वाई एक्सिस से पड़ता है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा चेंज आएगा।
और चेंज होने की वजह से साइन किसमें बदल गया, कॉस में। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका कोई हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो दे रखा है यहाँ पर कि बताओ साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू क्या होगी। अब तुम कहोगे ये तो हो गया साइन 120। ये क्यों जरूरी है क्लास, जैसे मैंने पहले बताया था कि तुमको या तो वैल्यू याद हो 0 से लेके 180 तक। अगर 0 से लेके 180 तक वैल्यू याद होगी तो ये वैल्यू तुम सॉल्व कर ले जाओगे। अगर याद नहीं है तो क्या तुम इसको साइन 120 को cos 30 लिख सकते हो। साइन 120 को इस रिडक्शन फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने क्या देखा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30, तो इसको हमने क्या लिख लिया है cos 30। जब तुम लोग चेक करोगे तो पाओगे कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये काम आता है। अगर तुम लोगों ने सारी वैल्यू 0 से लेकर के 180 तक याद कर ली है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। और अगर याद नहीं है, केवल 90 तक याद करती है, क्योंकि 99% बच्चा 90 तक ही याद करता है, तो फिर तुमको इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं कुछ और केस। अगला लेते हैं हम लोग साइन 180 में से माइनस थीटा। क्या वैल्यू हमारे पास, साइन 180 में से माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो क्लास किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन 180 में से माइनस थीटा, यानी कि ऑब्वियस बात है यहां गिरेगा। 90 से कम होता तो 90 माइनस थीटा करता, 90 से कम होता तो 90 में से माइनस थीटा करता। तो ये यहाँ वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी कि वैल्यू किसकी है, साइन की है। अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब ये x 80 किस पे है, x एक्सिस पे है, तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन से कॉस, टेन से कॉट हो गया था, चेंजेस आए थे। x एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू है तो वो क्या कहलाएगी, क्या होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, वो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, साइन 180 माइनस 30। ठीक है, तो 180 में से माइनस 30, अब फटाफट तुम लोग इसको क्या कर लोगे, साइन 150। अब जो साइन 150 है, अगर 0 से 180 तक की वैल्यू याद है तो ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, अगर वो वैल्यू याद नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन 30 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग दिस। तो हमारे लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये तो बात थी 180 तक की। जब बात यहाँ पे आगे फंसेगी, सपोज तीसरी कहानी लेते हैं हम लोग, साइन 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखा जाए तो साइन 300 क्या आ गया, साइन 300। अब साइन 300 तो याद नहीं करोगे, डेफिनेटली ये याद नहीं करोगे। ठीक है, 180 तक था, वहां तक याद कर लोगे। तो तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था, साइन है प्लस 270 प्लस 30, यानी कि 270 प्लस 30 यहां कहीं गिरेगा, और यहां सिर्फ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, तो मेरा आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में। और 270 कहां है, वाई एक्सिस पे है, यानी कि चेंज होगा तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 की वैल्यू तो हमें याद है, फटाफट इसको हम लोग कर देंगे। ये बात समझ में आ गई किस तरीके से मैं इसको कर रहा हूं। कुछ और एग्जांपल ले लें इसके। ठीक है, अब जैसे ऐसा ले लेते हैं हम लोग इसको, कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू किसकी है, कॉस की, 360 में से माइनस थीटा, यानी कि ये 360 में माइनस थीटा इस वैल्यू में आने वाला है, तो ये वैल्यू कॉस के लिए क्या रहती है, पॉजिटिव रहेगी। और थीटा 360 में से माइनस थीटा, ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, क्या चेंज होगा, क्या कॉस साइन में बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो ये आ गया मेरे पास कॉस थीटा। यानी कि एक एग्जांपल ले लें, अगर कॉस 360 माइनस 30, तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूं कॉस 30 डिग्री। अब 360 में 30 करूंगा तो ये वैल्यू आती है कॉस 330। इसकी वैल्यू याद नहीं है, लेकिन मेरे को ये वैल्यू पता है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। तो इसी तरीके से साइन का कॉस में, कॉस का साइन में वैल्यू बदलनी आनी चाहिए। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें,
तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएगी कन्वर्जन करने की। इसको हम रिडक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे ये मैंने समझा दिया है, इसको आप एक बार देख लें, नोट करें और रिवाइज करें। आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि जो हमारे यूज में आने वाले 11th 12th प्लस नीट में, ठीक है, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। आखिर कितने कम से कम फॉर्मूले में हमारा सारा काम चल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको नोटिस करें तो ले देंगे करीब करीब 7 फॉर्मूले हैं। ये बिल्कुल तुम लोगों की टिप पे होने चाहिए, ये रैंडमली इस्तेमाल होंगे। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल 11th के लास्ट के चैप्टर है, SHM और वेव वहां पे होगा, और 12th में जाकर के होता है, ठीक है। उससे पहले इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि सर अभी तक तो इसका इस्तेमाल हुआ नहीं है, या फिर स्टार्टिंग के 6, 7, 8 चैप्टर निकल गए, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर बता दे रहा हूँ 11th के लास्ट के चैप्टर में और 12th में इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, केवल यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। साइन 2a क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 में से माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, और 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा। अभी याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में याद ना करें, जब अप्लाई होगा तब इसको याद कर लेना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले से दिमाग में रहेगी तो अच्छा है। अभी इसका इस्तेमाल भी अभी नहीं होगा, इसका इस्तेमाल 12th में होगा जाकर के, फॉर स्मॉल एंगल्स। और एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को नियरली और रेडियन में होना चाहिए। कंडीशन क्या है, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू 5 रेडियन से कम होनी चाहिए। तो साइन थीटा को मैं नियरली क्या लिख सकता हूँ, थीटा, या टेन थीटा को नियरली क्या लिख सकता हूँ, थीटा। यानी कि साइन थीटा को मैं टेन थीटा के इक्वल कर सकता हूँ, प्लस और क्या चीज है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, नियर अबाउट 1 होती है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशन है, दिमाग में रहेंगी बातें तो अच्छा है। जब अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, उस टाइम इसको याद कर लेना। मैं नहीं कह रहा कि इसको अभी याद करके बैठ जाओ, जैसे ही इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जिस चैप्टर से स्टार्ट होगी वहां पे इनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब ये जो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं बच्चों। इसके बाद जो इस्तेमाल होता है हमारा 11 से स्टार्टिंग से इस्तेमाल होने स्टार्ट हो जाएगा, वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या है ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 या इसके पार्ट 2 में हम इसको कवर करेंगे।